हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रियलिज्म के एक बहुत ही फेमस ब्रांड दैट इज क्लासिकल रियलिज्म को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो कल वाली वीडियोस में जैसे मैंने बताया था कि देयर आर टू डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ रियलिज्म, दैट इज क्लासिकल रियलिज्म एंड कंटेम्प्रेरी रियलिज्म। और कंटेम्प्रेरी रियलिज्म में फर्दर डाइवर्सिफिकेशन है, फर्दर डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट ब्रांड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल रियलिज्म को डिस्कस करते हैं। तो जो क्लासिकल रियलिज्म है, इसके जो प्रोपोनेंट हैं हैंस जे मोर्गेंथ्यू। हैंस जे मोर्गेंथ्यू ने बुक लिखी है द पॉलिटिक्स अमंग नेशन। और इस बुक में इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं उनको किस तरह फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए वो सजेशंस प्रोवाइड किए हैं। यानी कि बेसिकली हैंस जे मोर्गेंथ्यू की जो मेथोडोलॉजी है वो वही मेथोडोलॉजी है जो पॉलिटिकल फिलोसोफर एम्प्लॉय कर रहे थे। यानी कि व्हाट ऑट टू बी देयर, यानी कि दे हैंस जे मोर्गेंथ्यू है वो रियलिटी को नहीं बता रहा है, बट अपने आइडियाज के आधार पर यह बता रहा है कि फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को किस तरह की फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है फॉरेन पॉलिसी के, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखकर फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए। यानी कि इसकी जो मेथोडोलॉजी है ये पॉलिटिकल फिलोसोफर वाली मेथोडोलॉजी है। इसीलिए जो क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी रियलिज्म में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी एम्प्लॉयड बाय पॉलिटिकल थिंकर्स देयर। ठीक है, तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन बुक में ये सजेशंस दे रहे हैं, सजेशंस टू फॉरेन पॉलिसी मेकर। ओके, तो हैंस जे मोर्गेंथ्यू ने क्या किया है, हैंस जे मोर्गेंथ्यू ने अपने विचार रखे हैं। एक तो इनके विचार हैं पावर पर। ये कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है, एनआई नेशनल इंटरेस्ट इज पावर। फिर ये जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट जो है टू टाइप के हैं, एक तो फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, जो मैं बता रही हूँ मैं रेलेवेंट चीजें ही बताती हूँ, इररेलेवेंट चीजें मैं नहीं बताती हूँ। तो सिर्फ वही पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो नेशनल इंटरेस्ट मोर्गेंथ्यू बता रहे हैं वो फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ नॉन फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। फंडामेंटल मीन्स परमानेंट इंटरेस्ट, जैसे मेंटेनेंस ऑफ इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जैसे कि अपने जो राष्ट्रीय जो सीमा है उसका संरक्षण करना, अपने लोगों के इंटरेस्ट का संरक्षण करना। ठीक है, अपना एक जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करना नेशंस के परमानेंट इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। ओके, तो परमानेंट इंटरेस्ट है, ये परमानेंट है, फंडामेंटल है, ये नॉन चेंजिंग नेशनल इंटरेस्ट है। दूसरा क्या है, नॉन फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो टाइम और सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अर्लियर इंडिया क्या था, प्रमोट कर रहा था अपने सिटीजन्स को कहाँ पर, मिडल ईस्ट में जाने के लिए, वेस्ट एशिया में जाने के लिए, काम करने के लिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन करंट जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया में, वहाँ पर इंडियन अपने सिटीजन्स को एडवाइस दे रहा है कि अवॉइड ट्रैवलिंग वेस्ट एशिया, अवॉइड ट्रैवलिंग मिडल ईस्ट, क्योंकि वहाँ पर अभी जो हालात है वो सेफ नहीं हो सकते इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो ये नॉन फंडामेंटल इंटरेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा कि भाई टाइम एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चेंज होते हैं। ठीक है, फिर जो मोर्गेंथ्यू है वह कहता है कि हालांकि जो मोर्गेंथ्यू है वो पावर को नेशनल इंटरेस्ट के रूप में डिफाइन करता है। फिर जो मोर्गेंथ्यू है वो फॉरेन जो पॉलिसी है उसको भी क्लासिफाई करता है। जो फॉरेन पॉलिसी है, मोर्गेंथ्यू के अनुसार जो फॉरेन पॉलिसी है वो तीन टाइप की होती है। एक स्टेटस कोस्ट, स्टेटस कोस्ट के अंतर्गत वह फॉरेन पॉलिसी आती है
जिसमें नेशंस जो है अपना स्टेटस मेंटेन रखने की कोशिश करता है, यानी कि वह नेशन, कोई भी नेशन यह मानता है कि जो मेरा करंट जो स्टेटस चल रहा है दैट इज बेस्ट और मुझे इस स्टेटस को मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस है और उससे इंडिया का जो पावर स्ट्रक्चर है उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, तो इंडिया ये चाहेगा कि यूएस के साथ अपने रिलेशंस को, एग्जिस्टिंग रिलेशंस को मेंटेन रखे ताकि उसका जो पावर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये स्टेटस कोस्ट फॉरेन पॉलिसीज होती हैं जिसमें नेशंस अपने स्टेटस को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरी है रिविजनिस्ट। रिविजनिस्ट का अभिप्राय है कि जिसमें नेशंस अपने स्टेटस से संतुष्ट नहीं होते, अपने करंट हालात से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए वह अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया के कंटेक्स्ट में ही हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि अगर इंडिया के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की हम बात करें प्री 1991, तो उस समय इंडिया अपनी जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी उससे सेटिस्फाई नहीं था, कहीं ना कहीं नहीं थे। जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। इस वजह से इंडिया ने 1991 में अपनी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसको स्ट्रेंथन किया, उसको चेंज किया, अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट थे वर्ल्ड के नेशंस के साथ उसको रिवाइज किया। तो ये होती है रिविजनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। थर्ड जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज इंपीरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट या साम्राज्यवादी फॉरेन पॉलिसी, इसके अंतर्गत उस फॉरेन पॉलिसी को हम रख सकते हैं जहां पर एक नेशन अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाहता है वर्ल्ड ओवर, यानी कि वह दूसरे नेशंस को अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। तो जैसे कॉलोनियलिज्म था, ब्रिटिश साम्राज्य का स्प्रेड था एशिया में, अफ्रीका में, तो वो क्या था, इंपीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी थी एक नेशन की। ठीक है, आधुनिक टाइम में जो बात की जा रही है वो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की बात की जा रही है कि पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म को नेशंस ने बैक सीट दे दी है और इकोनॉमिक स्फेयर में एक नेशन दूसरे नेशंस के जो डोमेस्टिक स्फेयर है उसमें भी इंटरफेयर कर रहा है। फिर जो हैंस जे मॉर्गेंथ्यू है उन्होंने अपनी बुक द पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में सजेशंस दिए हैं फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को। तो उनके जो सजेशंस हैं, सजेशंस ऑफ मॉर्गेंथ्यू टू फॉरेन पॉलिसी मेकर, फॉरेन पॉलिसी जो मेकर्स हैं उनको सजेशंस दिए हैं, वो क्या हैं? क्योंकि जो हैंस जे मॉर्गेंथ्यू है उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 6 सजेशंस दिए हैं, और ये जो 6 सजेशंस है इनको 6 प्रिंसिपल्स ऑफ आईपी बोला जाता है। ठीक है, कि इनकी इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन है कि इनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के 6 प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, तो उनमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल जो रियलिज्म की जो अजम्पशंस हैं वो इन प्रिंसिपल से मिलती जुलती हैं। दूसरा क्या है, क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन प्रिंसिपल्स के आधार पर आते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि दूसरा प्रिंसिपल कौन सा है, तीसरा प्रिंसिपल कौन सा है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि नेचर ऑफ आईपी, नेचर ऑफ आईपी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो ये यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहा है कि मनुष्य का जो नेचर है, HN ह्यूमन नेचर, मनुष्य का जो नेचर है उसी के आधार पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उनका नेचर डिसाइड होता है। और जो मॉर्गेंथ्यू है वो किन से इन्फ्लुएंस्ड है, हॉब्स एंड मैकियावली से। हमने कल वाली वीडियोस में डिस्कस किया था ना कि जो रियलिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट है वो मैकियावली और हॉब्स के आइडियाज पर आधारित है। ठीक है, तो हॉब्स और मैकियावली के आइडियाज पर जो हैंस जे मॉर्गेंथ्यू है वो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ड्रा कर रहा है कि ह्यूमन नेचर के आधार पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जो स्टेट्स इंटरेक्ट करते हैं उनका नेचर डिसाइड होता है। यानी कि जो हॉब्स और मैकियावली है वो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कह रहे हैं कि मैन इज सेल्फिश, सेल्फिश है ना, मैन सेल्फ सेंटर्ड है। तो इसी वजह से जो नेशन है दे आर ऑल्सो सेल्फिश, दे आर ऑल्सो सेल्फ सेंटर्ड, और नेशंस अपने इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए दूसरे नेशंस के साथ इंटरेक्ट करता है। मॉर्गेंथ्यू कह रहा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो लॉ हैं वो डिसाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। इट मींस जो नेशंस है दे आर आल्सो सेल्फिश। हर नेशन अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको गार्ड करने का प्रयास फर्स्ट करता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स आती है। सेकेंड जो लॉ है दैट इज नेशनल इंटरेस्ट।
तो जो मॉर्गेंथो है, तो मॉर्गेंथो है वह कहता है कि जितने भी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स है, जितने भी नेशंस की जो फॉरेन पॉलिसी है, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि टू गार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, और नेशनल इंटरेस्ट को मॉर्गेंथो किन टर्म्स में डिफाइन करता है, नेशनल इंटरेस्ट इज पावर, नेशनल इंटरेस्ट है पावर, यानी कि फॉर मॉर्गेंथो द पावर है दैट इज बोथ एन एंड एज वेल एज मीन। जो नेशंस है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज देयर पावर, एंड पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए नेशंस क्या करते हैं, पावर का ही इस्तेमाल करते हैं, पावर का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज नथिंग बट पावर, और पावर इज बोथ एन एंड एज वेल एज ए मीन इन इंटरनेशनल स्फेयर, यानी कि हर नेशन पावर एक्वायर करना चाहता है पावर का इस्तेमाल करके। थर्ड जो प्रिंसिपल है दैट इज नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मॉर्गेंथो के अनुसार जो नेशनल इंटरेस्ट है वो डायनामिक है, यानी कि जो आईपी है दैट इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फ्लक्स है। ठीक है, यानी कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का परमानेंट फ्रेंड नहीं है, परमानेंट एनिमी नहीं है। जो नेशंस के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशंस है, वो डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट, और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है, डायनामिक है, चेंजिंग है। फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी टाइम में इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना पावर हो सकता है, किसी टाइम में पॉलिटिकल हेजेमनी को असर्ट करना पावर का एक एग्जाम्पल हो सकता है। हम यहाँ पर अमेरिका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके अंदर का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था उसने अपनी फर्स्ट टर्म में सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में, यानी कि अफगानिस्तान में उनका जो ऑपरेशन था उसको उन्होंने बाइंड अप कर दिया। अमेरिकन जो सोल्जर्स थे रह रहे थे उसको रेस्क्यू कर लिया, उनको वापस बुला लिया अमेरिका में। लेकिन इन 2026 अमेरिका के जो इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में वो रिकिंडल हो गए हैं, और अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर जो ईरान है उसमें जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसको चेंज करने के लिए मुहिम जारी कर रखी है। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटरेस्ट है अमेरिका का, जो ट्रम्प के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था, वो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि देयर इज चेंज इन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, और नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इसलिए स्टेट ऑफ फ्लक्स है। फिर ये बात करते हैं रोल ऑफ आइडियोलॉजी। हैंस जे मॉर्गेंथो है वो कह रहे हैं कि देयर इज नो स्पेस फॉर आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि जो आइडियोलॉजी है नो एनी मीनिंग। ठीक है, ओनली जो मीनिंगफुल है इंटरनेशनल स्फेयर में दैट इज नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट क्या है, दैट इज पावर, यानी कि आइडियोलॉजी यहाँ पे डजेंट कैरी एनी मीनिंग। आइडियोलॉजी का नेशंस के इंटरेक्शन के बीच में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद ये बात कर रहे हैं रोल ऑफ एथिक्स। हैंस जे मॉर्गेंथो के अनुसार जो एथिक्स है दैट इज लिमिटेड टू डोमेस्टिक स्फेयर, इंटरनेशनल स्फेयर में एथिक्स का कोई स्थान नहीं है, मोरालिटी का कोई स्थान नहीं है। नेशंस का एथिक्स क्या है, नेशंस की मोरालिटी क्या है, टू गार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करना इंटरनेशनल स्फेयर पे। ओनली नेशनल इंटरेस्ट है नेशंस का, और उसके साथ कोई आइडियोलॉजी, कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी अटैच्ड नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल स्फेयर में आइडियोलॉजी, एथिक्स, मोरालिटी कैरी नो मीनिंग, इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। उसके बाद ये सिक्स्थ जो प्रिंसिपल है इनका दैट इज नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। हैंस जे मॉर्गेंथो के अनुसार जो पॉलिटिक्स है दैट इज नॉट इकोनॉमिक्स। हैंस जे मॉर्गेंथो के अनुसार जो पॉलिटिक्स है वो इकोनॉमिक्स नहीं है,
ठीक है, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट एनालिसिस है वो क्या कह रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो डिटरमाइनिंग फोर्स है सोसाइटी में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर सोसाइटी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि नेशनल लेवल पर भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है, ना कि पॉलिटिक्स। लेकिन जो हैंस जे मॉर्गेंथ्यू है वह कह रहा है कि जो पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक जो कंसिडरेशन है दैट डजंट कैरी मीनिंग। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स इज नॉट लॉ, जैसे कि ज्यूरिस्ट कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वह कानून है, यानी कि एक नेशंस कानूनी तरीके से दूसरे नेशंस के साथ इंटरेक्ट करता है। देयर आर सम लॉज जो नेशंस के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, बट जो मॉर्गेंथ्यू है वह इसको भी रिजेक्ट कर देता है कि ना तो इकोनॉमिक्स है ना लॉ है। ठीक है, पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस, फिर ये कहता है कि पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस, यानी कि पॉलिटिक्स का अपना एक अस्तित्व है। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे और पॉलिटिक्स के नेचर के बारे में वहां पे स्टडी करेंगे, पॉलिटिक्स को ऑटोनोमस जो डिसिप्लिन कहते हैं वो जैकॉब्सन भी कहते हैं। इसको जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे तब अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हैंस जे मॉर्गेंथ्यू एग्री है कि पॉलिटिक्स का जो नेचर है दैट इज ऑटोनोमस, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स लॉ से रिलेटेड नहीं है, पॉलिटिक्स का अपना स्फेयर है, अपना डिसिप्लिन है, अपनी लिमिटेशंस है, अपनी बाउंड्रीज है। ठीक है, और पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है पॉलिटिक्स का प्रयोग किया जाता है नेशंस के द्वारा अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये थे हैंस जे मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल्स, जिन पर लार्जली क्या है जो फॉरेन पॉलिसीज, एक नेशन अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। इवन आज के टाइम में नेशंस की जो फॉरेन पॉलिसी का आप एनालिसिस करोगे, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो लार्जली जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है। अब बात करते हैं कि मॉर्गेंथ्यू की क्रिटिसिज्म क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मॉर्गेंथ्यू के आइडियाज हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, उतना ही मॉर्गेंथ्यू की जो क्रिटिसिज्म है बाय वेरियस स्कॉलर्स वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक थिंकर है बेनो वासरमैन, ये कहते हैं कि मॉर्गेंथ्यू की जो थ्योरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी से आउट कर दो, उसको बाहर निकाल दो, यानी कि वॉश आउट कर दो मॉर्गेंथ्यू की कंसीडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये कहते हैं कि मॉर्गेंथ्यू की थ्योरी इज नॉट साइंटिफिक। ठीक है, उसके बाद है केनेथ थॉमसन, ये मॉर्गेंथ्यू के सपोर्टर हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, ये मॉर्गेंथ्यू को ग्रेटेस्ट स्कॉलर बोलते हैं, स्कॉलर ऑफ आईपी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के महान विचारक है कौन, मॉर्गेंथ्यू, अकॉर्डिंग टू केनेथ थॉमसन। उसके बाद है क्विनली राइट एंड मार्गेट स्पॉट। ये एक्चुअल में क्या होता है, इनकी स्टेटमेंट पूछ ली जाती है मॉर्गेंथ्यू के कंटेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा है। तो ये मॉर्गेंथ्यू के लिमिटेड सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, लिमिटेड सिग्निफिकेंस, कि हाँ मॉर्गेंथ्यू के आइडियाज पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके आइडिया बिल्कुल ही मीनिंगफुल नहीं है, बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। उसके बाद हैं जैसे एक थिंकर और हैं स्टैनले हॉफमैन, ये कहते हैं कि मॉर्गेंथ्यू की जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दैट सफर फ्रॉम पावर मोनोइज्म, यानी कि सिर्फ पावर की बात कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट को भी पावर में डिफाइन कर रहा है और सारी भी पावर्स की बात कर रहा है, और कोई जो मॉर्गेंथ्यू और किसी तरह की बात ही नहीं कर रहा है। तो पावर मोनोइज्म की बात कर रहे हैं, पावर मोनोइज्म, सिर्फ पावर पर ही महत्व देता है मॉर्गेंथ्यू। ठीक है, बाद है रॉबर्ट टक्कर, ये कहते हैं कि मॉर्गेंथ्यू इज नॉट रियलिस्ट। ये मतलब कहते हैं कि जो मॉर्गेंथ्यू है वह एक्चुअल में क्या कर रहा है, सजेशंस दे रहा है फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को कि इस तरह की फॉरेन पॉलिसी मेक करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि व्हाट ऑट टू बी पे फोकस कर रहा है, इसलिए ये रियलिस्ट नहीं है, वास्तविकता का अध्ययन नहीं कर रहा है, वास्तविकता के अध्ययन के आधार पर ये अपने प्रिंसिपल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसके बाद केनेथ वोल्ट है, जिसको हम स्ट्रक्चरल जब रियलिज्म करेंगे उसके अंतर्गत करेंगे डिटेल से। तो केनेथ वोल्ट जो कहते हैं कि जो मॉर्गेंथ्यू के जो आइडियाज है उसमें हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की साइंटिफिक थ्योरी नहीं मिल रही है, लेकिन
जो मोर्गेंथ्यू है दैट हैज प्रोवाइडेड इनफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन बिल्ड ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसलिए जो केनेथ वोल्ट है वो अपने आइडियाज को बिल्टअप करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसर्न में, और इन्हीं के जो आइडियाज है उसी को साइंटिफिक या स्ट्रक्चरल रियलिज्म का नाम दिया जाता है, जिसको हम आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें डिस्कस करें। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन कंटेम्प्रेरी रियलिज्म। अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन कंटेम्प्रेरी रियलिज्म। हैव ए नाइस डे।